मेरे YouTube चैनल फ्यूचरलेंस में आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा, फिर वो बहुत सोच समझ कर मुझसे पीठ फेर कर एक कुर्सी पर बैठ गए, ताकि मैं जितना संभव हो सके उतनी स्वतंत्र रह सकूं, और पढ़ना शुरू कर दिया। मैंने 2 शाखाओं वाली धातु को अपने कानों पर लगाया और सुनना शुरू किया। अब आगे एपिसोड 29, जब लूसी की मृत्यु की भयानक कहानी और उसके बाद की सारी घटनाएं समाप्त हुई, तो मैं अपनी कुर्सी पर निढाल होकर पीछे टिक गई। सौभाग्य से मैं बेहोश हो जाने वाली प्रकृति की नहीं हूं। जब डॉ सीवार्ड ने मुझे देखा, तो वो भयभीत होकर उछल पड़े और जल्दी से अलमारी से एक बोतल निकालकर मुझे थोड़ी ब्रांडी दी, जिससे कुछ ही मिनटों में मुझे थोड़ा आराम मिला। मेरा दिमाग पूरी तरह घूम रहा था, और यदि उन सारी भयावताओं के बीच ये पवित्र प्रकाश न होता कि मेरी प्यारी लूसी को अंततः शांति मिल गई थी, तो मुझे नहीं लगता कि मैं बिना कोई दृश्य पैदा किए ये सब सह पाती। ये सब इतना जंगली, रहस्यमय और अजीब है कि यदि मुझे ट्रांसिल्वेनिया में जोनाथन के अनुभव के बारे में पता न होता, तो मैं इस पर कभी विश्वास नहीं कर पाती। जैसा था, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि किस पर विश्वास करूं, और इसलिए मैंने अपनी उलझन से निकलने के लिए किसी और चीज पर ध्यान देना शुरू किया। मैंने अपने टाइपराइटर का कवर हटाया और डॉक्टर सीवार्ड से कहा, मुझे ये सब अभी लिख लेने दीजिए। जब डॉ वैन हेल्सिंग आए, तब तक हमें तैयार रहना होगा। मैंने जोनाथन को तार भेज दिया है कि जब वो व्हिटबी से लंदन पहुंचे, तो यहां आ जाए। इस मामले में तारीखें सबसे महत्वपूर्ण हैं, और मुझे लगता है कि यदि हम अपनी सारी सामग्री तैयार कर लें और हर बात को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कर दें, तो हमने बहुत कुछ कर लिया होगा। आपने मुझे बताया है कि लॉर्ड गोडाल्मिंग और मिस्टर मॉरिस भी आ रहे हैं। जब वे आए, तब तक हमें उन्हें सब कुछ बताने के लिए तैयार होना चाहिए। तदनुसार उन्होंने फोनोग्राफ को धीमी गति पर सेट किया, और मैंने 17वें सिलेंडर की शुरुआत से टाइप करना शुरू कर दिया। मैंने मैनिफोल्ड का उपयोग किया और इस प्रकार डायरी की 3 प्रतियां बनाई, जैसा कि मैंने बाकी सबके साथ किया था। जब मैं समाप्त हुई तब बहुत देर हो चुकी थी, लेकिन डॉक्टर सीवार्ड अपने मरीजों का चक्कर लगाने चले गए। जब वो लौटे, तो मेरे पास बैठकर पढ़ने लगे, ताकि काम करते समय मुझे बहुत अकेलापन महसूस न हो। वो कितने अच्छे और विचारशील है। दुनिया अच्छे लोगों से भरी हुई लगती है, भले ही उसमें राक्षस भी हों। उनसे जाने से पहले मुझे याद आया कि जोनाथन ने अपनी डायरी में लिखा था कि प्रोफेसर एक्सेटर स्टेशन पर शाम के अखबार में कुछ पढ़कर परेशान हो गए थे। इसलिए ये देखकर कि डॉक्टर सीवार्ड अपने अखबार संभाल कर रखते हैं, मैंने द वेस्टमिंस्टर गजेट और द पॉल मॉल गजेट की फाइलें उधार ली और उन्हें अपने कमरे में ले गई। मुझे याद है कि डेलीग्राफ और द व्हिटबी गजेट की कतरनों ने, जो मैंने रखी थी, हमें व्हिटबी में हुई भयानक घटनाओं को समझने में कितनी मदद की थी जब काउंट ड्रैकुला वहां उतरा था। इसलिए मैं तब से अब तक के शाम के अखबारों को देखूंगी, और शायद मुझे कोई नई जानकारी मिले। मुझे नींद नहीं आ रही है, और ये काम मुझे शांत बनाए रखने में मदद करेगा। डॉक्टर सीवार्ड की डायरी। 30 सितंबर, मिस्टर हार्कर 9 बजे पहुंचे। उन्हें अपनी पत्नी का तार निकलने से ठीक पहले मिला था। यदि उनके चेहरे से अनुमान लगाया जाए, तो वो असाधारण रूप से बुद्धिमान है और ऊर्जा से भरे हुए हैं। यदि ये जर्नल सच है, और मेरे अपने अद्भुत अनुभवों को देखते हुए ये सच होना ही चाहिए, तो वो बहुत साहसी व्यक्ति भी है। दूसरी बार तहखाने में जाना एक असाधारण साहसिक कार्य था। उसका विवरण पढ़ने के बाद मैं एक प्रभावशाली पुरुष से मिलने के लिए तैयार था। लेकिन आज यहां जो शांत और व्यावहारिक सज्जन आए, उनकी मैंने कल्पना नहीं की थी। बाद में दोपहर के भोजन के बाद हार्कर और उनकी पत्नी अपने कमरे में लौट गए, और कुछ समय पहले जब मैं वहां से गुजरा, तो मुझे टाइपराइटर की खटखट सुनाई दी। वे पूरी मेहनत से काम कर रहे हैं। मिसेज हार्कर कहती है कि वे अपने पास मौजूद हर सबूत को कालक्रम के अनुसार जोड़ रहे हैं। हार्कर को व्हिटबी में बक्सों के प्राप्तकर्ता और लंदन में
उन्हें संभालने वाले वाहकों के बीच के पत्र मिल गए हैं। वो अब मेरी डायरी की अपनी पत्नी द्वारा बनाई गई प्रतिलिपि पढ़ रहे हैं। मैं सोचता हूं कि वे उससे क्या निष्कर्ष निकालेंगे। ये रहा। अगर आपको अभी तक की कहानी पसंद आए तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि मैं जितनी जल्दी हो सके नया एपिसोड अपलोड कर सकूं। अब चलते हैं कहानी में। ये कितना अजीब है कि मुझे कभी ये विचार नहीं आया कि बिल्कुल अगला घर ही काउंट का छिपने का स्थान हो सकता है। भगवान जानता है कि हमें मरीज रेनफील्ड के व्यवहार से कितने संकेत मिले थे। घर की खरीद से संबंधित पत्रों का पुलिंदा प्रतिलिपि के साथ था। ओह, अगर हमारे पास वे पहले होते तो शायद हम प्यारी लूसी को बचा सकते थे। रुको, इस तरह सोचना पागलपन की ओर ले जाता है। हारकर फिर से बाहर गए हैं और फिर से सामग्री इकट्ठा कर रहे हैं। वो कहते हैं कि रात के खाने तक वे पूरी जुड़ी हुई कहानी प्रस्तुत कर पाएंगे। उन्हें लगता है कि इस बीच मुझे रेनफील्ड से मिलना चाहिए, क्योंकि अब तक वो काउंट के आने जाने का एक प्रकार का संकेतक रहा है। मैं अभी इसे पूरी तरह नहीं समझता, लेकिन जब मैं तारीखों को देखूंगा तो शायद समझ जाऊंगा। ये कितनी अच्छी बात है कि मिसेस हार्कर ने मेरे सिलेंडरों को टाइप कर दिया, अन्यथा हम कभी भी तारीखें नहीं खोज पाते। मैंने रेनफील्ड को अपने कमरे में शांत बैठा पाया, हाथ जोड़े हुए और दयालु मुस्कान के साथ। उस समय वो मुझे उतना ही समझदार लगा जितना मैंने किसी को देखा हो। मैं बैठ गया और उससे कई विषयों पर बात की, और उसने हर विषय पर स्वाभाविक ढंग से बात की। फिर उसने स्वयं ही घर जाने की बात छेड़ी, ऐसा विषय जिसका उसने यहां रहने के दौरान कभी जिक्र नहीं किया था। वास्तव में उसने पूरे विश्वास के साथ कहा कि उसे तुरंत छुट्टी मिल जाएगी। मुझे लगता है कि यदि मैंने हारकर से बातचीत न की होती और उसके उन्माद के समयों से जुड़े पत्र और तारीखें न पढ़ी होती, तो शायद मैं थोड़े समय के निरीक्षण के बाद ही उसके छुट्टी के कागजों पर हस्ताक्षर कर देता। लेकिन अब मुझे गहरा संदेह है, उसके सारे उन्माद किसी न किसी तरह काउंट की निकटता से जुड़े हुए थे। तो फिर ये पूर्ण संतोष क्या दर्शाता है? क्या ये हो सकता है कि उसकी प्रवृत्ति वैम्पायर की अंतिम विजय को लेकर संतुष्ट हो गई हो? रुको, वो स्वयं भी जीवभक्षी है, और वीरान घर के चैपल के बाहर अपने उन्मादी प्रलाप में वो हमेशा मालिक की बात करता था। ये सब हमारे विचार की पुष्टि जैसा लगता है। फिर भी थोड़ी देर बाद मैं वहां से चला आया। इस समय मेरा मित्र कुछ ज्यादा ही समझदार लग रहा है, इसलिए उससे बहुत गहरे सवाल पूछना सुरक्षित नहीं होगा। वो सोचने लग सकता है, और फिर इसलिए मैं चला आया। मुझे उसके ये शांत मूड पसंद नहीं आते, इसलिए मैंने परिचारक को संकेत दे दिया है कि उस पर कड़ी नजर रखे और जरूरत पड़ने पर सीधे जैकेट तैयार रखे। जोनाथन हार्कर की डायरी। 29 सितंबर, लंदन जाने वाली ट्रेन में। जब मुझे मिस्टर बिलिंगटन का विनम्र संदेश मिला कि वो मुझे अपनी सामर्थ्य के अनुसार कोई भी जानकारी देंगे, तो मैंने सोचा कि व्हिटबी जाना और वहीं जाकर अपनी आवश्यक जानकारी जुटाना सबसे अच्छा होगा। अब मेरा उद्देश्य काउंट के उस भयानक माल का लंदन में ठिकाना पता लगाना था। बाद में शायद हम उससे निपट सकेंगे। बिलिंगटन जूनियर एक अच्छा लड़का स्टेशन पर मुझसे मिला और मुझे अपने पिता के घर ले गया, जहां उन्होंने तय किया था कि मुझे रात वही बितानी चाहिए। वे सच्ची यॉर्कशायर मेहमानवाजी वाले लोग हैं। अतिथि को सब कुछ देते हैं और उसे अपनी इच्छा से रहने देते हैं। वे सभी जानते थे कि मैं व्यस्त हूं और मेरा ठहराव छोटा है, और मिस्टर बिलिंगटन ने अपने कार्यालय में बक्सों की खेप से संबंधित सारे कागज तैयार रखे थे। मुझे लगभग चक्कर आ गया जब मैंने फिर से उन पत्रों में से एक देखा, जिसे मैंने काउंट की मेज पर उसके शैतानी इरादों को जानने से पहले देखा था। सब कुछ बहुत सावधानी से सोचा गया था और व्यवस्थित तथा सटीक ढंग से किया गया था। ऐसा लगता था कि उसने हर उस बाधा के लिए तैयारी कर रखी थी जो दुर्घटनावश उसके इरादों को पूरा करने के रास्ते में आ सकती थी। एक अमेरिकी कहावत का उपयोग करें तो उसने कोई जोखिम नहीं लिया था, और जिस पूर्ण सटीकता के साथ उसके निर्देश पूरे किए गए, वो उसकी सावधानी का स्वाभाविक परिणाम था।
मैंने बिल देखा और उसका नोट बना लिया। साधारण मिट्टी के 50 बक्से, प्रयोगात्मक उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाने हेतु। साथ ही कार्टर पैटरसन को भेजे गए पत्र की प्रति और उनका उत्तर भी देखा। दोनों की प्रतियां मैंने ले ली। ये सारी जानकारी थी जो मिस्टर बिलिंगटन मुझे दे सकते थे। इसलिए मैं बंदरगाह गया और तटरक्षकों, कस्टम अधिकारियों और हार्बर मास्टर से मिला, जिन्होंने कृपापूर्वक मुझे उन लोगों से मिलवाया जिन्होंने वास्तव में बक्सों को प्राप्त किया था। उनकी गिनती सूची से बिल्कुल मेल खाती थी और उनके पास साधारण मिट्टी के 50 बक्से के साधारण विवरण के अलावा कुछ जोड़ने को नहीं था, सिवाय इसके कि वे बक्से बहुत ही भारी थे और उन्हें इधर-उधर ले जाना बड़ा कठिन काम था। उनमें से एक ने जोड़ा कि ये अफसोस की बात थी कि वहां आप जैसे सज्जन नहीं थे जो उनके प्रयासों की कुछ तरल रूप में सराहना कर सके। दूसरे ने यह भी कहा कि उस मेहनत से पैदा हुई प्यास इतनी अधिक थी कि अब तक बीता हुआ समय भी उसे पूरी तरह शांत नहीं कर पाया था। ये कहने की आवश्यकता नहीं कि वहां से जाने से पहले मैंने इस शिकायत के कारण को हमेशा के लिए और पूरी तरह समाप्त कर दिया। 30 सितंबर। स्टेशन मास्टर इतने कृपालु थे कि उन्होंने मुझे किंग्स क्रॉस के स्टेशन मास्टर, जो उनके पुराने साथी थे, के नाम एक परिचय पत्र दे दिया। इसलिए जब मैं सुबह वहां पहुंचा तो मैं उनसे बक्सों के आगमन के बारे में पूछ सका। उन्होंने भी तुरंत मुझे संबंधित अधिकारियों से मिलवा दिया और मैंने देखा कि उनकी गिनती मूल बिल से पूरी तरह मेल खाती थी। यहां असामान्य प्यास पैदा होने के अवसर सीमित थे, फिर भी उनका अच्छा उपयोग किया गया था और एक बार फिर मुझे उसके परिणाम से बाद में निपटना पड़ा। वहां से मैं कार्टर पैटरसन के केंद्रीय कार्यालय गया, जहां मेरा अत्यंत विनम्रता से स्वागत किया गया। उन्होंने अपनी दिन पुस्तिका और पत्र पुस्तिका में लेन देन को देखा और तुरंत अधिक जानकारी के लिए अपने किंग्स क्रॉस कार्यालय में टेलीफोन किया। सौभाग्य से वे आदमी जिन्होंने माल ढोया था काम का इंतजार कर रहे थे और अधिकारी ने तुरंत उन्हें बुला भेजा। साथ ही उनमें से एक के हाथ से रास्ता पर्चा और कारफैक्स में बक्सों की डिलीवरी से जुड़े सारे कागज भी भेज दिए। यहां भी मैंने देखा कि गिनती पूरी तरह मेल खा रही थी। माल ढोने वालों के आदमी लिखित शब्दों की कमी को कुछ और विवरणों से पूरा कर सके, लेकिन मैंने जल्दी ही पाया कि वे विवरण लगभग पूरी तरह काम की धूल भरी प्रकृति और उससे पैदा हुई प्यास से जुड़े थे। जब मैंने उन्हें बाद में इस लाभकारी बुराई को शांत करने का अवसर, अर्थात धन के माध्यम से, दिया, तो उनमें से एक आदमी बोला, वो घर, मालिक, सबसे अजीब घर है जिसमें मैं कभी गया हूं। भगवान कसम, ऐसा लगता है जैसे उसे 100 साल से किसी ने छुआ तक नहीं। वहां इतनी धूल थी कि आप उस पर सो सकते थे और आपकी हड्डियों को चोट भी न लगे। और वो जगह इतनी उपेक्षित थी कि उसमें आपको पुराने यरूशलेम की गंध आ सकती थी। लेकिन पुराना चैपल, उसने तो सारी हदें पार कर दी। मैं और मेरा साथी सोच रहे थे कि हम वहां से कभी जल्दी निकल ही नहीं पाएंगे। भगवान, अंधेरा होने के बाद वहां रुकने के लिए मैं 1 मिनट का 1 पाउंड से कम नहीं लूंगा। घर में जाकर आने के कारण मैं उसकी बात पर अच्छी तरह विश्वास कर सकता था, लेकिन अगर उसे वो पता होता जो मुझे पता है, तो मेरा ख्याल है कि वो अपनी कीमत और बढ़ा देता। अब मैं एक बात को लेकर पूरी तरह आश्वस्त हूं। विडबी में डेमेटर जहाज से वारना से आए वे सारे बक्से सुरक्षित रूप से कारफैक्स के पुराने चैपल में रख दिए गए थे। वहां 50 बक्से होने चाहिए, जब तक कि उनमें से कुछ बाद में हटाए न गए हों। जैसा कि मुझे डॉक्टर सीवार्ड की डायरी से डर है, मैं उस गाड़ीवान से मिलने की कोशिश करूंगा जिसने रेनफील्ड के उन पर हमला करने के समय कारफैक्स से बक्सों को हटाया था। इस सुराग का पीछा करके हम बहुत कुछ जान सकते हैं। बाद में मीना और मैंने पूरे दिन काम किया और हमने सारे कागजों को व्यवस्थित कर दिया। मीना हार्कर की डायरी, 30 सितंबर। मैं इतनी खुश हूं कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि खुद को कैसे संभालूं। शायद ये उस डर की प्रतिक्रिया है जो मुझे लगातार सता रहा था कि ये भयानक मामला
और उसके पुराने घाव का फिर से खुलना जोनाथन पर बुरा असर डाल सकता है। मैंने उसे विडबी जाते हुए जितना बहादुर चेहरा हो सकता था उतने बहादुर चेहरे के साथ जाते देखा, लेकिन मैं चिंता से बीमार हो रही थी। फिर भी इस प्रयास ने उस पर अच्छा असर किया है। वो कभी इतने दृढ़, इतने मजबूत और इतनी ज्वालामुखी जैसी ऊर्जा से भरे हुए नहीं थे जितने अब है। बिल्कुल वैसे ही जैसा प्यारे अच्छे प्रोफेसर वैन हेल्सिंग ने कहा था, वो सच्चे साहसी हैं और वो ऐसे दबाव में और बेहतर हो जाते हैं जो किसी कमजोर स्वभाव वाले व्यक्ति को मार सकता है। वो जीवन, आशा और दृढ़ निश्चय से भरे हुए लौटे हैं। हमने आज रात के लिए सब कुछ व्यवस्थित कर लिया है। मैं उत्साह से लगभग पागल हो रही हूं। मुझे लगता है कि किसी को काउंट जैसी शिकार हुई चीज पर दया करनी चाहिए, लेकिन यही बात है, ये चीज इंसान नहीं है, जानवर भी नहीं। डॉक्टर सीवार्ड की डायरी में प्यारी लूसी की मृत्यु और उसके बाद की घटनाओं का वर्णन पढ़ना ही किसी के दिल में दया के सारे स्रोतों को सुखा देने के लिए काफी है। बाद में लॉर्ड गोडाल्मिंग और मिस्टर मॉरिस हमारी अपेक्षा से पहले आ गए। डॉ सीवार्ड किसी काम से बाहर गए हुए थे और जोनाथन को अपने साथ ले गए थे, इसलिए मुझे ही उनसे मिलना पड़ा। ये मेरे लिए एक पीड़ादायक मुलाकात थी, क्योंकि इससे कुछ ही महीने पहले की प्यारी लूसी की सारी आशाएं फिर से याद आ गई। निश्चित रूप से उन्होंने लूसी से मेरे बारे में सुना था और ऐसा लग रहा था कि डॉक्टर वैन हेल्सिंग भी, जैसा कि मिस्टर मॉरिस ने कहा, मेरी बहुत तारीफ कर रहे थे। बेचारे, उन दोनों में से किसी को भी ये नहीं पता था कि मुझे उन प्रस्तावों के बारे में सब कुछ मालूम है जो उन्होंने लूसी को दिए थे। उन्हें ठीक से समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहें या क्या करें, क्योंकि उन्हें मेरे ज्ञान की सीमा का अंदाजा नहीं था। इसलिए उन्हें सामान्य विषयों पर बात करते रहना पड़ा। हालांकि मैंने इस बारे में सोचा और इस निष्कर्ष पर पहुंची कि मेरे लिए सबसे अच्छा ये होगा कि मैं उन्हें अब तक की सारी बातों से अवगत करा दूं। मुझे डॉ सीवार्ड की डायरी से पता था कि वे लूसी की मृत्यु, उसकी वास्तविक मृत्यु के समय वहां मौजूद थे और इसलिए मुझे समय से पहले कोई रहस्य उजागर करने का डर नहीं था। इसलिए मैंने उन्हें जितना संभव हो सका बताया कि मैंने सारे कागज और डायरी पढ़ लिए हैं और मेरे पति और मैंने उन्हें टाइप करने के बाद अभी अभी उन्हें व्यवस्थित करना पूरा किया है। मैंने उन्हें पुस्तकालय में पढ़ने के लिए एक एक प्रति दे दी। जब लॉर्ड गोडाल्मिंग ने अपनी प्रति ली और उसे उलट पलट कर देखा तो उन्होंने कहा, क्या आपने ये सब लिखा है मिसेस हार्कर? मैंने सिर हिलाया और वो आगे बोले, मुझे इसका पूरा अर्थ समझ नहीं आ रहा, लेकिन आप लोग इतने अच्छे और दयालु हैं और आपने इतनी ईमानदारी और ऊर्जा से काम किया है कि मैं बस इतना कर सकता हूं कि आपकी बातों को आंख बंद करके मान लूं और आपकी मदद करने की कोशिश करूं। मुझे पहले ही एक ऐसा सबक मिल चुका है जिसने किसी भी आदमी को उसके जीवन के अंतिम क्षण तक विनम्र बना देना चाहिए। और फिर मैं जानता हूं कि आप मेरी लूसी से प्रेम करती थी। ये कहते हुए वो दूसरी ओर मुड़ गए और अपने हाथों से अपना चेहरा ढक लिया। मैं उनकी आवाज में आंसू सुन सकती थी। मिस्टर मॉरिस ने स्वाभाविक संवेदनशीलता के साथ बस एक पल के लिए उनके कंधे पर हाथ रखा और फिर चुपचाप कमरे से बाहर चले गए। मुझे लगता है कि स्त्री के स्वभाव में कुछ ऐसा होता है जो पुरुष को उसके सामने टूट जाने और अपने कोमल या भावुक पक्ष को व्यक्त करने की स्वतंत्रता देता है, बिना ये महसूस किए कि इससे उसकी पुरुषता कम हो जाएगी। क्योंकि जब लॉर्ड गोडाल्मिंग ने खुद को मेरे साथ अकेला पाया तो वो सोफे पर बैठ गए और पूरी तरह खुलकर रो पड़े। मैं उनके पास बैठ गई और उनका हाथ थाम लिया। मुझे आशा है कि उन्होंने इसे मेरी धृष्टता नहीं समझा होगा, और यदि वो बाद में कभी इसके बारे में सोचें तो ऐसा कभी नहीं सोचेंगे। यहां मैं उनके साथ अन्याय कर रही हूं। मैं जानती हूं कि वो कभी ऐसा नहीं सोचेंगे। वो बहुत सच्चे सज्जन हैं, मैंने उनसे कहा, क्योंकि मैं देख सकती थी कि उनका दिल टूट रहा था। ये थी आज की कहानी। आगे की कहानी देखने के लिए जुड़े रहिए फ्यूचरलेंस के साथ।
क्योंकि यहीं पर मिलेगा आपको नेक्स्ट एपिसोड।